नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नोट्स में। तो जो आज का हमारा पेपर है वो इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी B9, ये भी कॉमन पेपर है। तो जितने भी स्पेशलाइजेशन है वो सारे इसको कवर, मतलब ये सारे स्पेशलाइजेशन को कवर करता है। ये कॉमन पेपर है तो सबको पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं इस पेपर में सबसे पहली यूनिट या फर्स्ट मॉड्यूल क्या है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें पूछा हुआ है मॉड्यूल फर्स्ट सेरेब्रल पैल्सी यानी कि सीपी। अब यहाँ पर 1.1 में है सीपी नेचर टाइप्स एंड एसोसिएटेड कंडीशन। तो सबसे पहले हम सीपी देखते हैं। सेरेब्रल पैल्सी जो होती है वो क्या होती है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क में किसी प्रकार के चोट के कारण होता है। सीपी क्यों होता है? जब मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकार या चोट होता है तो उसके कारण होता है सेरेब्रल पैल्सी। ये शरीर के जो विकार होते हैं उनकी ये विकार शरीर की जो गति और मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको प्रभावित करता है। जैसे ठीक से खड़े नहीं हो सकते हैं या फिर बॉडी बहुत अकड़ी सी रहती है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। ये जन्म के समय या जन्म के बाद कुछ वर्षों में मस्तिष्क की चोट के कारण होता है। जन्म के समय या जन्म के बाद ही होता है ये। नेक्स्ट है इसका जो टाइप्स ऑफ सीपी। स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी जो है मांसपेशियां कठोर और कसने वाली होती हैं और सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें शारीरिक गति में रुकावट आती है। हाथ पैरों में कठोरता और झटके आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दौरे झटके बोल सकते हैं कि जैसे बच्चा अचानक से खड़ा नहीं हो सकता और बैठ भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल से बिठाना पड़ता है, उसमें झटके भी बहुत आते रहते हैं। डिप्लेसिया डिस्कैनेस्थेटिक सीपी। शरीर की मांसपेशियां अनियंत्रित तरीके से हिलती डुलती रहती हैं। गति में असामान्यता होती है, जैसे चलते हैं तो हिलते डुलते हैं, गोलमोल घूमते रहते हैं। तो ये सारे सीपी के लक्षण हैं। नेक्स्ट है अटैक्सिक सीपी। अटैक्सिक सीपी जो है ये शरीर के समन्वय और संतुलन में समस्या होती है, मतलब बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती है। बच्चों को चलने और चीज़ों को पकड़ने में कठिनाई होती है। मिक्स्ड सीपी है। मिक्स्ड सीपी जो है इसमें ये 2 या 2 से अधिक प्रकारों का संयोजन होता है, जितने भी आपने टाइप्स पढ़े, जैसे स्पास्टिक और डिप्लेसिया का मिश्रण होता है। अब इसमें दोनों के लक्षण जो हैं वो दिखते हैं। तीसरा जो है एसोसिएटेड कंडीशन। तो बुद्धिमत्ता में कमी, सीपी के साथ बुद्धिमत्ता में कमी भी हो सकती है। जैसे सीपी के जो पीड़ित बच्चे होते हैं कुछ में मानसिक विकास में देरी भी हो सकती है, दृष्टि और सुनने में समस्या हो सकती है, विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम। मतलब एसोसिएटेड कंडीशन का मतलब एक के साथ दूसरी कंडीशन, एक डिसेबिलिटी के साथ दूसरी डिसेबिलिटी। सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, मांसपेशियों की विकृति हो सकती है, समय के साथ मांसपेशियां और हड्डियां विकृत हो जाती हैं। तो ये सारे एसोसिएटेड कंडीशन हो सकते हैं। 1.2 में पूछा है असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिफिकल्टीज ऑफ सीपी इंक्लूडिंग एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स गेट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सीपी की कार्यात्मक कठिनाइयों का मूल्यांकन और जोड़ों और गति में असामान्यताएं। तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिफ़िकल्टीज़। असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिफ़िकल्टीज़ जो है जिसमें गतिविधि में कठिनाई होती है। सीपी से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको दैनिक जीवन की जो गतिविधियां होती हैं, जैसे चलना फिरना, खड़े होना या किसी चीज़ को पकड़ना, इन चीज़ों में कठिनाई हो सकती है। मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ये कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन इशूज़ होता है, जैसे मस्तिष्क का मतलब ब्रेन का कोऑर्डिनेशन समस्याओं के कारण व्यक्ति के हाथ पैर की जो गति होती है असमंजस और असंतुलन की, मतलब उसमें असंतुलन होता है। आंदोलन की असामान्यता, एबनॉर्मल मूवमेंट, मतलब जो उनका मूवमेंट होता है वो सामान्य नहीं होता है, अनियंत्रित होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है, चिंता या अवसाद जो कार्यों में और भी कठिनाई पैदा करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जोड़ों में असामान्यताएं हो सकती हैं, जो जॉइंट्स हैं उसमें भी असामान्यताएं होती हैं। गठिया और मांसपेशियों का संकुचन, जिसमें सीपी मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, जिसमें जोड़ों में दर्द और
जकड़न होती है, मतलब संकुचित मतलब छोटी। इसके कारण जोड़ों की पूरी रेंज में गतिशीलता कम होती है। जॉइंट डिफॉर्मिटीज़, संधि विकृति, समय के साथ मांसपेशियों की असमानता और संकुचन के कारण जोड़ों में विकृति हो सकती है, जैसे घुटने या कूल्हे का विकृत होना। हड्डी और मांसपेशियों में समस्या हो जाती है। हड्डियों का कमजोर होना और मांसपेशियों का असमान विकास जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। गति, गेट्स में असमानताएं होती है, जैसे स्पास्टिक गेट सबसे सामान्य गेट, जिसमें पैर सीधे और कठोर होते हैं, जिसमें व्यक्ति को चलने में कठिनाई होती है। रिगिड गेट, इस गेट में शरीर के हिस्से अत्यधिक कठोर हो जाते हैं, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, जिसमें गति सीमित होती है। डिप्लेसिक गेट है, काइनेस्थेटिक गेट, जिसमें अनियंत्रित हिलते डुलते कदम होते हैं। व्यक्ति को अपने पैरों को सही तरीके से संतुलन बनाए रखने में समस्या होती है। एटैक्सिक गेट होता है, इस प्रकार के गेट में व्यक्ति का संतुलन खो जाता है, जिससे चलने में अस्थिरता और अजीब गति हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 1.3 जो है, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़, परसेप्चुअल रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें पूछा है कि जो सीपी में शैक्षिक कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे संज्ञानात्मक है, पठन है, लेखन है और गणित संबंधित समस्याएं, वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले है परसेप्चुअल डिफ़िकल्टी, संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ। दृष्टि और श्रवण में समस्या, बच्चों को सीपी में दृष्टि और श्रवण की समस्याएं हो सकती हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, बच्चा एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जिससे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है या शैक्षिक प्रदर्शन है उस पर असर पड़ता है। स्पष्टता की कमी होती है, बच्चों को चीज़ों, चित्रों या शब्दों को सही ढंग से समझने में कठिनाई हो सकती है। दूसरा है रीडिंग डिफ़िकल्टीज़, डिस्लेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई, जिसमें बच्चों को शब्दों और वाक्यों को पहचानने में समस्या होती है। पठन की धीमी जो है, वो रीडिंग बहुत स्लो करते हैं, शब्दों में उलझन होती है। सीपी से प्रभावित बच्चों को शब्दों का सही क्रम में पढ़ने में समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है लेखन संबंधित कठिनाइयाँ। तो लेखन संबंधित कठिनाइयाँ जो हैं, इसमें डायसोथिया या डिस्ग्राफिया बोल सकते हैं। लेखन में कठिनाई, जिसमें बच्चे ठीक से हाथ से नहीं लिख पाते हैं, जिससे शब्दों का आकार और लेखन की गति प्रभावित होती है। कलम पकड़ने में समस्या होती है, शब्दों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। मैथमेटिक्स डिफ़िकल्टी, तो मैथमेटिक्स डिफ़िकल्टी जो है डिस्लेक्सिया है, गणित अवधारणाओं को समझने में कठिनाई, जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग में समस्या। अंक पहचानने में समस्या होती है। गणितीय समस्याओं का समाधान, बच्चों को गणितीय समस्याओं को हल करने में परेशानी होती है, वे कार्यों को व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है 1.4 प्रोविज़न ऑफ थेरेपेटिक इंटरवेंशन एंड रेफरल ऑफ चिल्ड्रन विद सीपी। तो यहाँ पर पूछा है कि सीपी वाले बच्चों के लिए चिकित्सक हस्तक्षेप और रेफरल क्या होगा। चिकित्सक हस्तक्षेप देखते हैं क्या होता है। थेरेपेटिक इंटरवेंशन, तो सबसे पहले भौतिक चिकित्सा, इसमें मांसपेशियों की ताकत और समन्वय में सुधार लाने के लिए किया जाता है। बच्चों को चलने, बैठने, खड़े होने में मदद करने के लिए शारीरिक गतिविधियाँ दी जाती हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ दी जाती हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, ताकि बच्चे की जो मांसपेशियां हैं उनके जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, उसमें सुधार हो सके। व्यावसायिक चिकित्सा, दैनिक कार्यों को करने, जैसे डेली लिविंग की चीज़ें होती हैं, खाना खाना, वस्तुएं पकड़ना, लिखने में मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। इनमें मोटर कौशल, जैसे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर कौशल का कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें सुधार किया जाता है। भाषा और भाषण चिकित्सा, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी दी जाती है, जिसमें इनको बोलने, कम्युनिकेशन और इनकी जो क्षमता होती है उसको सुधार करने के लिए चिकित्सा दी जाती है। स्नायु विकृति सुधार, ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट, बच्चों को जोड़ों की विकृति, मांसपेशियों के संकुचन को बचाने के लिए उन्हें विशेष उपकरण दिए जाते हैं, जैसे बैसाखी है, कैलिपर है, बैलेंस पेड है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। नेक्स्ट है दवा और शल्य चिकित्सा, मेडिकेशन एंड सर्जरी। मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, और ज़्यादा गंभीर मामले होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गंभीर है तो इसमें सर्जरी भी करी जाती है, जैसे घुटने और कूल्हे की सर्जरी कर दिया। नेक्स्ट है रेफरल
विशेषज्ञ डॉक्टरों से रेफरल। बच्चों को न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट और अन्य विशेषज्ञों से रेफरल की आवश्यकता होती है ताकि उचित उपचार और निगरानी मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य और समर्थन। मानसिक स्वास्थ्य और समर्थन में जैसे कि मनोवैज्ञानिक है, काउंसलर है, उससे रेफरल किया जाता है ताकि वह मानसिक भावनात्मक समस्याओं से निपट सकें। पहले तो रेफरल का मतलब ये होता है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ना, अगर उनके पास दवाएं होती हैं या फिर किसी और चीज़ की नीड होती है तो दूसरों के पास भेजते हैं, यानी रेफ़र करते हैं, तो वही होता है यहाँ पर रेफरल। तो विशेषज्ञ डॉक्टरों से रेफरल हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की ज़रूरत होती है। शैक्षिक संस्थानों में रेफरल, जैसे कोई विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है, अनुकूलन की ज़रूरत हो, तो इसलिए शैक्षिक संस्थानों में रेफरल दिया जाता है। परिवार और समुदाय सहयोग हो सकता है रेफरल में, जिसमें समुदाय को भी सही जानकारी और समर्थन प्रदान किया जाता है ताकि बच्चे को उनके घर पर बेहतर देखभाल मिल सके। 1.5 है implication of functional limitation of children with CP in education and creating prosthetic environment in school and home setting arrangement, positioning and handling techniques at home and स्कूल। तो सबसे पहले CP जो है इसकी हिंदी देख लेते हैं। CP वाले बच्चों की कार्यात्मक सीमाओं की शिक्षा में प्रभाव। अब यहाँ पर पूछा है फंक्शनल लिमिटेशन जो होती है उसका एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो फंक्शनल लिमिटेशन जो होता है उसका एजुकेशन पे प्रभाव क्या होता है, ये हम इसमें जानेंगे। स्कूल और घर में कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो अरेंजमेंट करते हैं हम घर पे, उनके लिए वातावरण तैयार करते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। तो पहला है शैक्षिक कार्यों पर प्रभाव, इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन। जो CP वाले बच्चे हैं उनकी शारीरिक सीमाएं होती हैं उनके पास, तो उनके जो शैक्षिक अनुभव होते हैं उनको प्रभावित करती हैं। मांसपेशियों की कमजोरी, समन्वय की समस्या होती है जिसको उनको चलने फिरने में, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में और शारीरिक गतिविधियां जो भी होती हैं उनको करने में दिक्कत आती है। सामान्य शिक्षा प्रणाली में जैसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है CP के साथ साथ अगर बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या फिर कोई अन्य डिसेबिलिटी होती है तो उसको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है ताकि उसका जो व्यक्तिगत लक्ष्य है वो पूरा हो सके। शिक्षक और सहकर्मियों को उनके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुसार अनुकूलन विधियां अपनानी चाहिए, जिसमें दूसरा है स्कूल और घर में किस तरीके से हम प्रोस्थेटिक इन्वायरमेंट या कृत्रिम वातावरण तैयार करते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, ठीक है, जैसा बच्चे के लिए उपयोगी हो या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसकी नीड्स फुलफिल हो। तो सबसे पहले सुविधाजनक वातावरण CP वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वो अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें। जैसे बैठने की व्यवस्था है, तो बैठने की सही स्थिति बच्चों के शरीर के समर्थन और संतुलन के लिए आवश्यक है। उचित बैठने की कुर्सी और मूल्यांकन की सवारी बच्चों को स्थिरता प्रदान करने में मदद करती है। विशेष कुर्सी और वायर्ड उपकरण जैसे पेडेड सीट्स हो सकता है, बैक सपोर्ट या मोटराइज्ड व्हीलचेयर का उपयोग किया जा सकता है। मोटराइज्ड जो व्हीलचेयर है वो अपने आप चलती है, उसको चार्ज किया जाता है और उसके बाद उसमें डायरेक्शन का होता है, स्विच होती हैं, उस स्विच के सहारे हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्थिति और शारीरिक स्थिति, पोजिशनिंग एंड पोस्चर। तो बच्चों को उचित शारीरिक स्थिति में रखने के लिए शरीर के अंगों का दबाव कम होता है। अब इससे मांसपेशियों का संकुचन और बचाव होता है। सही स्थिरता में बिठाना, जैसे बहुत बच्चों की बैक टेढ़ी होती है तो उनको सीधा रखना, घुटनों को हल्का मोड़ कर रखना बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। सोने के लिए आदर्श स्थिति, जैसे घुटनों के नीचे तकिया रखना, विशेष बेड का इस्तेमाल करना, हैंडलिंग टेक्निक्स हो गई, सुरक्षा और आरामदायक तरीके से उठाना, बच्चे की शरीर को सहारा देना बहुत ज़रूरी है ताकि मांसपेशियों और जोड़ों पर अत्यधिक दबाव ना पड़े। बच्चों को संवेदनशीलता और सहायता देने के लिए सही तरीके से संभालना चाहिए, जैसे कि घुटनों और कूल्हों का सहारा। घर और स्कूल में विशेष उपाय कर सकते हैं, जैसे घर में क्या कर सकते हैं,
बच्चों के लिए सुरक्षित स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला वातावरण बनाना चाहिए। घर में जो भी फर्नीचर होते हैं उनको बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए। स्कूल में क्या कर सकते हैं, जो विशेष शिक्षण सामग्री होती है जैसे TLM है, शैक्षिक उपकरण में अनुकूलन कर सकते हैं, सहायक तकनीकी उपकरण दे सकते हैं, कंप्यूटर, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल है मॉड्यूल 2 एम्प्यूटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफिडा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसमें सबसे पहले 2.1 है डेफिनेशन, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। एम्प्यूटीज क्या होती है? तो एम्प्यूटीज जो है वो स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति का अंग जैसे हाथ या पैर चोट या बीमारी के कारण शल्य चिकित्सा के कारण हटा दिया जाता है। मतलब एम्पुटी का मतलब होता है जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके हाथ काटने पड़ जाएं या पैर काटने पड़ जाएं, तो एम्पुटीज होता है। इसका अर्थ होता है अंग का नुकसान या काटने के कारण शरीर की कार्य प्रणाली में कठिनाई होती है। वर्गीकरण क्या होता है? ऊपरी अंग का एम्पुटेशन, निचले अंग का एम्पुटेशन। ऊपरी अंग में आता है हाथ, कलाई, कंधा, ठीक है। निचला अंग जो होता है उसमें लोअर लिंग मतलब जो लोअर पार्ट होते हैं उसमें होता है पैर, घुटना और जांघ, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो क्या है? पोलियोमाइलिटिस एक वायरल संक्रमण है, मतलब ये वायरस से फैलता है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और इसके कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, लकवा या पैरालिसिस हो सकता है। अर्थ क्या है? वायरस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, शारीरिक गतिशीलता में कठिनाई होती है। वर्गीकरण इसका जो है उसमें अधिग्रहित पोलियो, ये जन्म के बाद संक्रमित होने पर होता है। पोलियो से प्रभावित हिस्से जो होते हैं हाथ, पैर या शरीर के अन्य अंगों में कमजोरी हो जाती है। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी को चोट यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। अब इसमें इसकी परिभाषा क्या? तो रीढ़ की हड्डी में चोट तब होती है जब किसी कारणवश रीढ़ की हड्डी में नुकसान होता है, जैसे मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार बाधित होता है। अर्थ इसका, ये चोट शरीर के विभिन्न हिस्सों में संवेदनशीलता और गति को प्रभावित करता है। वर्गीकरण क्या है? उच्च रीढ़ की चोट, गर्दन जैसे C1 से C4 की चोट के कारण शरीर के अधिकांश हिस्सों में लकवा हो जाना। निचली रीढ़ की चोट T1 से L5 की चोट से पैरों में कमजोरी और अन्य अंगों में समस्या हो सकती है। स्पाइना बाइफिडा क्या है? स्पाइना बाइफिडा जो है इसकी जो परिभाषा है, ये जन्मजात स्थिति है जिसमें रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का विकास ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी एक खुला स्थान या विकृति होती है। अर्थ, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में असामान्य विकास के कारण शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। वर्गीकरण क्या है? अकुल्टा स्पाइना बाइफिडा, हल्का रूप से इसमें कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता है। मेनिंगोसील, एक किटिका में मस्तिष्क झिल्ली का बाहर आना। माइलोमेनिंगोसील, सबसे गंभीर रूप सबसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों प्रभावित होते हैं इसमें। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक अनुवांशिक विकार है जिसमें मांसपेशियों का धीरे धीरे विघटन होता है, वह कमज़ोर हो जाती है, मतलब धीरे धीरे मांसपेशियां विघटित हो जाती हैं। अर्थ क्या है? ये मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली कई स्थितियों का समूह है जिसके कारण क्या होता है, जो शारीरिक गतिविधि होती है उसमें कठिनाई होती है, एक्टिविटी लिमिटेशन होने लगती है। तो वर्गीकरण क्या है इसमें? डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सबसे आम और गंभीर प्रकार जो बचपन में शुरू होता है। बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक हल्का रूप जो डचिन के मुकाबले धीमी गति से बढ़ता है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक्स अटैक्सिया, मांसपेशियों में कमजोरी के साथ संतुलन और कोऑर्डिनेशन में समस्याएं होती हैं इसमें। 2.2 है असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिफ़िकल्टीज, जिसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो फंक्शनल डिफ़िकल्टीज़ जो है उसका असेसमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले एम्पुटीज़ है, एम्पुटीज़ की कार्यात्मक कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें गति और संतुलन में समस्या होती है। हम किस तरीके से असेसमेंट करते हैं? गति और संतुलन में अगर समस्या होती है, अंग के खो जाने और चलने में कठिनाई होती है, विशेष रूप से निचले अंग का एम्पुटेशन हुआ हो, ठीक है। आवश्यकताओं में अनुकूलन, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम?
इसके लिए मतलब जैसे पैर बनते हैं, हाथ बनते हैं, प्रोस्थेटिक बोलते हैं उसको, कृत्रिम अंग का उपयोग आवश्यक होता है, जैसे या आर्टिफिशियल लिम्ब भी बोलते हैं बहुत जगह पे। तो और उनकी स्थिति के अनुसार उचित फिटिंग और अनुकूलन करना पड़ता है, मतलब उसकी मेजरमेंट होती है, उसके हिसाब से पैर या हाथ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। शारीरिक ताकत में कमी, अम्पुटेशन के कारण मांसपेशियों की ताकत में कमी होती है, जिससे अन्य अंगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पोलियो। तो इसमें कार्यात्मक कठिनाइयाँ क्या होती हैं? मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पोलियो से प्रभावित अंग जो होते हैं उसमें लकवा हो सकता है, जैसे चलने उठने या बैठने में कठिनाई हो सकती है। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की कमी होती है इसमें। पोलियो से प्रभावित व्यक्ति मतलब जितने भी प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो संतुलन नहीं बना पाते, खासकर चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती। दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन, पोलियो के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज की जो कार्यात्मक कठिनाइयाँ हैं, इसमें संवेदनशीलता का नुकसान होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी की चोट से शरीर के विभिन्न हिस्सों की संवेदनशीलता और गति का नुकसान हो सकता है। पैरालिसिस हो सकता है, चोट के आधार पर शरीर के विभिन्न अंगों में लकवा हो सकता है। उच्च चोटों से पूरे शरीर में पैरालिसिस हो सकता है। सांस और शारीरिक कार्यों में कठिनाई हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा। इसकी कार्यात्मक कठिनाई क्या है? मांसपेशियों की कमजोरी। स्पाइना बाइफिडा से प्रभावित बच्चों को मांसपेशियों की कमजोरी और पैरों में अपंगता होती है। संतुलन और समन्वय में समस्या उत्पन्न होती है। मूलभूत कार्यों में बाधा उत्पन्न होता है, जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं, उठने बैठने में, घुटनों में के बल चलने में समस्या महसूस करते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कार्यात्मक कठिनाइयाँ इसकी क्या है? मांसपेशियों में दुर्बलता होती है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मांसपेशियों का धीरे धीरे कमजोर, मतलब जो मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिससे जो इनकी डेली लिविंग की गतिविधि है, फिजिकल एक्टिविटी है, चलना उठना बैठना, ये कठिन हो जाता है। संवेदनशीलता की कमी, समय के साथ मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण व्यक्ति की गतिशीलता प्रभावित होती है। वृद्धि के साथ गतिशीलता की कमी होती है। बीमारी के बढ़ने धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे गतिशीलता की जो सीमा होती है, मतलब मूवमेंट की जो सीमा होती है वो घटती जाती है। दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, जैसे कपड़े पहनना, खाना या टॉयलेट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं इसमें। 2.3 है अंडरटेकिंग इमोशनल डिफ़िकल्टीज, परसेप्चुअल, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि अंडरटेकिंग इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें परसेप्चुअल है, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले एम्पुटीज़ में भावनात्मक, नेक्स्ट हम एम्पुटीज़ की भावनात्मक कठिनाइयाँ देखते हैं। तो भावनात्मक कठिनाइयाँ जो है इसमें एम्पटीशन के कारण आत्मसम्मान की कमी, अवसाद और चिंता हो सकती है। मतलब इसमें इमोशनली इशूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन हो जाती है। अगर बॉडी पार्ट कोई भी चला जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आत्मसम्मान की कमी लगती है, चिंता हो सकती है। शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी गिर जाता है। संज्ञानात्मक समस्याएं हो जाती हैं, जैसे शारीरिक विकृति के कारण बच्चों और वयस्कों में ध्यान केंद्रित करने और शैक्षिक कार्यों में कठिनाई हो सकती है, जैसे पठन और लेखन में समस्याएं। पठन और लेखन अंग में नुकसान होने के कारण ठीक से लिखने और पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। गणित संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अंक का नुकसान मानसिक ध्यान और गणितीय कार्यों में व्यवधान डाल सकता है, जैसे सीखने में समस्या। नेक्स्ट है पोलियो में भावनात्मक कठिनाई। पोलियो से प्रभावित बच्चों में शारीरिक क्षमता, आत्मविश्वास की कमी और समाज से अलगाव की भावना होती है। संज्ञानात्मक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई में देरी हो सकती है, संज्ञानात्मक विकास प्रभावित हो सकता है, जैसे पठन, लेखन, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। पठन और लेखन, शारीरिक अक्षमता के कारण बच्चों को ठीक से लिखने और पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, विशेषकर यदि हाथ पैरों में ज़्यादा कमजोरी होती है तो वो लिखने में असक्षम होते हैं। गणित में कठिनाई,
गणित में कठिनाई, पोलियो के कारण बच्चों के संज्ञानात्मक कार्यों में भी समस्याएं होती हैं, जिससे गणितीय सोच और कार्यों में कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी चोट यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। तो इसमें भावनात्मक समस्याएं होती हैं, जिससे चोट जब हड्डी में चोट लगती है तो शारीरिक क्षमता की कमी हो जाती है, जिससे मानसिक दबाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाती है, चिंता हो जाती है। संज्ञानात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है, पठन और लेखन में समस्या होती है, क्योंकि हाथ पैरों के शरीर में कमजोरी होती है, गणित में कठिनाई होती है। स्पाइना बाइफिडा भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बच्चों के शरीर में विकृति के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, चिंता ज़्यादा हो जाती है, संज्ञानात्मक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे संज्ञान जो है वो प्रभावित हो सकता है, पठन और लेखन प्रभावित होता है, गणित में समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो शारीरिक और मानसिक अवरोध होता है उससे गणित को समझने और हल करने में काफ़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भावनात्मक कठिनाइयाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण मांसपेशियों की कमजोरी, शारीरिक क्षति के कारण व्यक्ति की मानसिक दबाव और चिंता हो जाती है उनको। संज्ञानात्मक समस्याएं होती हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक रूप से कमजोर होने पर उनके जो शैक्षिक कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, शारीरिक गतिविधि करने में कठिनाई होती है, पठन और लेखन में समस्या होती है, गणित में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है 2.4 प्रोविजन ऑफ थेरेपेटिक्स इंटरवेंशन एंड रेफरल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एम्पुटी का देख लेते हैं। इसमें चिकित्सा हस्तक्षेप क्या होगा, थेरेपेटिक्स इंटरवेंशन क्या होगा। तो इसमें अंग के खो जाने पर प्रोस्थेटिक अंग, कृत्रिम अंग की आवश्यकता होती है, जो शरीर के कार्यों को फिर से करने में मदद करता है। जैसे अगर पैर कट गया है किसी का तो ऑर्थोस्टिक या फिर और आर्टिफिशियल लिम्स ले सकते हैं। फिजिकल चिकित्सा, जिसमें मांसपेशियों की शारीरिक चिकित्सा से मांसपेशियों की ताकत और गति में सुधार किया जा सकता है। मानसिक समर्थन, भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। रेफरल क्या होगा इनका, कृत्रिम और सर्जन, अंग प्रत्यारोपण और सर्जिकल उपचार। अंग प्रत्यारोपण क्या होता है, जैसे किसी का कोई हाथ पैर कट गया तो वो क्या करता है, ऑर्थोस्टिक के पास, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाता है और वहाँ पर जाके वो मतलब मेज़रमेंट देता है, मेज़रमेंट के बाद उसका मेज़रमेंट लेते हैं और उसके बाद उसको वो अंग प्रोवाइड करते हैं। कृत्रिम अंग विशेषज्ञ प्रोस्थेटिक उपकरण के लिए जाता है। शारीरिक पुनर्वास, भौतिक चिकित्सा शारीरिक पुनर्वास के लिए, उसका शारीरिक पुनर्वास हो जाता है। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो में क्या होता है, चिकित्सा हस्तक्षेप करते हैं, कायरोप्रैक्टिक उपचार करते हैं, जिसमें मांसपेशियों की ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए। भौतिक और व्यावसायिक चिकित्सा क्या है, मांसपेशियों को लचीला और गतिविधि बनाने के लिए। प्रोस्थेटिक, यदि अंग प्रभावित होते हैं तो कृत्रिम अंग की आवश्यकता हो सकती है, जैसे बैसाखी हो गई, जैसे व्हील चेयर हो गया, जैसे वॉकर हो गया, ये सारी चीज़ें, जैसे कैलिपर हो गए। रेफरल क्या होगा, इसमें सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं पोलियो के गंभीर मामलों की शारीरिक उपाय के लिए। भौतिक और व्यावसायिक चिकित्सा शारीरिक और व्यावसायिक के सुधार के लिए। थर्ड है रीढ़ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिसमें चिकित्सा हस्तक्षेप जो है, चोट की साइट पर सर्जरी, रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। फिजियोथेरेपी, चोट के बाद सुधार, शारीरिक सुधार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, पुनर्वास की ज़रूरत होती है। अब इसमें रेफरल क्या होता है, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं रीढ़ की हड्डी की चोट के उपचार को सुधारने के लिए। भौतिक चिकित्सक की ज़रूरत होती है शारीरिक कार्य में सुधार के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता और मानसिक चिकित्सक की ज़रूरत होती है। इमोशनल और मेंटल जो भी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है उसके लिए। नेक्स्ट है 4 स्पाइना बाइफिडा। तो स्पाइना बाइफिडा जो है, इसमें सबसे पहले चिकित्सा हस्तक्षेप, जिसमें सर्जरी इंटरवेंशन कर सकते हैं, जन्म के पहले या बाद में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करके उसे सुधार सकते हैं। भौतिक चिकित्सा मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए। मनोवैज्ञानिक सहायता भी देते हैं, इमोशनल और
मेंटल स्वास्थ्य को की काउंसलिंग करने के लिए। तो इसमें रेफरल जो होता है पहले सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं रीढ़ की हड्डी और विकार के उपचार के लिए, भौतिक और व्यावसायिक चिकित्सा के लिए, शारीरिक विकास और सुधार के लिए व्यावसायिक चिकित्सक के पास जाते हैं। 5 है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें चिकित्सक हस्तक्षेप क्या है, दवाइयाँ हो सकती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से लक्षणों को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है मांसपेशी की ताकत बनाए रखने के लिए। प्रोस्थेटिक सहायक उपकरण की ज़रूरत होती है, कमजोरी के कारण चलने फिरने में कठिनाई होती है तो सहायक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। रेफरल क्या होता है, नेत्र विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से संबंधित जटिलताओं के लिए। भौतिक चिकित्सक की ज़रूरत होती है शारीरिक गतिविधि और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए। मानसिक चिकित्सक की ज़रूरत होती है मेंटल और इमोशनल सपोर्ट के लिए। 2.5 है implication of functional limitation for education and creating prosthetic environment in school and home, setting arrangement, positioning and handling techniques at home and school। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। शिक्षा के लिए कार्यात्मक सीमाओं के प्रभाव और स्कूल और घर में कृत्रिम वातावरण का निर्माण। एम्पुटी, पोलियो, रीढ़ की हड्डी और चोट स्पाइना बाइफिडा के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए सेटिंग अरेंजमेंट, पोजिशनिंग और हैंडलिंग तकनीकें। तो सबसे पहले एम्पुटी के लिए देख लेते हैं कि उनकी फंक्शनल लिमिटेशन क्या है और उनके लिए कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं घर पर और स्कूल में। तो सबसे पहले एम्पुटी में कार्यात्मक सीमाएं जो हैं, अंग की हानि से शारीरिक गतिविधि में कमी आती है, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, किसी वस्तु को पकड़ना। तो विद्यार्थी के लिए शारीरिक मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं जिससे शिक्षा में बाधा आती है। ये कार्यात्मक लिमिटेशन है, फंक्शनल लिमिटेशन है इनकी। तो स्कूल और घर में किस तरीके से एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट या प्रोस्थेटिक इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला है सिटिंग अरेंजमेंट। बच्चों को सही आरामदायक सिटिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि वे क्लास में आसानी से बैठ सकें। कस्टमाइज डेस्क, चेयर का उपयोग कर सकते हैं जो शरीर की स्थिति के अनुसार हो। पोजिशनिंग, विद्यार्थियों को ऐसे पोजीशन में बैठने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जो उनके अंगों को सहारा दे। इसमें जो प्रोस्थेटिक लिम्ब होते हैं उनका उपयोग करते समय सही पोजिशनिंग महत्वपूर्ण है ताकि अतिरिक्त दबाव से बचा जा सके। हैंडलिंग तकनीक जो है जिसमें बच्चों को सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग का उपयोग करने के लिए ट्रेंड किया जाता है ताकि वे अपने कार्य को सहायता से कर सकें। बच्चों को उनके अंग का सही ढंग से उपयोग करने के लिए मैनुअल तकनीकों का प्रशिक्षण देते हैं। जैसे प्रोस्थेटिक लिम्ब दे दिया तो किस तरीके से उनको चलना है, कैसे चलना है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। पैर में पहन लिया, पैर नहीं है, पैर में पहन लिया, फिर वो किस तरीके से उनको मूवमेंट करना है, किस तरीके से चलना है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट है पोलियो। तो पोलियो की फंक्शनल लिमिटेशन देखते हैं। पोलियो से प्रभावित बच्चों में मांसपेशियों की कमजोरी होती है जो शारीरिक गतिविधियों में रुकावट डालती है। चलने फिरने में कठिनाई और जो भी एक्टिविटी होती है उसमें एक्टिविटी लिमिटेशन होती है जिसमें सहयोग की आवश्यकता होती है। तो अब इनके लिए किस तरीके से घर और स्कूल में वातावरण तैयार कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट भी बच्चों के लिए समायोज्य डेस्क और कुर्सियां प्रदान की जा सकती हैं ताकि वे आराम से बैठ सकें। बच्चों की शारीरिक स्थिति के अनुसार उनका समायोजन किया जा सकता है। पोजिशनिंग में क्या कर सकते हैं, सही शारीरिक पोजिशनिंग और सपोर्ट से बच्चे बेहतर तरीके से कक्षा में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि बच्चे व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं तो व्हीलचेयर को एक स्थिर और उचित पोजिशन में रखा जाए। हैंडलिंग तकनीक क्या हो सकती है, बच्चों को चलने में सहारा देने के लिए सहायक उपकरण जैसे कि वॉकर हो सकता है, हाथ पकड़ने के लिए सहायक उपकरण प्रदान कर सकते हैं। उन्हें इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करें। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज की जो कार्यात्मक लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। कार्यात्मक सीमाएं या फंक्शनल लिमिटेशन। तो इसमें शारीरिक गतिशीलता में, मूवमेंट में कमी आती है जैसे कि उठना, बैठना और चलना। रीढ़ की हड्डी की चोट से प्रभावित बच्चों को अतिरिक्त सहारे की मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। स्कूल और घर में किस तरीके से हम एक कृत्रिम वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो सेटिंग अरेंजमेंट जो है उनको एक एडजस्टमेंट मतलब जिस तरीके से वो एडजस्ट कर पाएँ, आरामदायक सेटिंग व्यवस्था दे सकते हैं। बैठने की स्थिति में सपोर्ट के लिए खास डिज़ाइन वाली कुर्सियों और डेस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजिशनिंग के लिए
रीढ़ की हड्डी की चोट वाले बच्चों को उचित पोजिशनिंग के लिए सहायक उपकरण का उपयोग कराना चाहिए ताकि उन्हें सही स्थिति में रखा जा सके और उनकी शारीरिक संरचना को नुकसान न पहुंचे। हैंडलिंग तकनीकें, शारीरिक गतिविधियों के दौरान बच्चों को सही तरीके से संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपनी गतिविधियां सुरक्षित रूप से कर सकें और उन्हें शारीरिक सहारा प्रदान कर सकें। स्पाइना बाइफिडा की कार्यात्मक लिमिटेशन क्या है? फंक्शनल लिमिटेशन जो है स्पाइना बाइफिडा की से प्रभावित बच्चों को चलने और शारीरिक गतिविधियों में समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक और शारीरिक विकास में देरी हो सकती है, जिसमें एजुकेशन में चुनौती, चैलेंजेस उत्पन्न होती है। अब इनके लिए कैसा वातावरण तैयार कर सकते हो? तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है, विशेष सिटिंग व्यवस्था, जैसे कि बच्चों को शारीरिक स्थिति के अनुसार कस्टमाइज डेस्क और कुर्सियाँ दे सकते हैं। पोजिशनिंग के लिए पोजीशन में बिठाना ताकि उन्हें रीढ़ की हड्डी के लिए मांसपेशियों को सहारा मिले। ठीक है। हैंडलिंग के लिए क्या कर सकते हैं? शारीरिक गतिविधि और विशेष कक्षा कार्यों के लिए बच्चों को सही हैंडलिंग तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कार्यात्मक सीमाएं जो हैं, फंक्शनल लिमिटेशन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित बच्चों में मांसपेशियों की कमजोरी और शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई होती है। धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शिक्षा के अन्य कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। अब इनके लिए कैसा वातावरण तैयार कर सकते हैं? तो सिटिंग अरेंजमेंट, आरामदायक बैठने के लिए अनुकूलन कर सकते हैं, सहायक डेस्क, कुर्सियाँ प्रदान कर सकते हैं। पोजिशनिंग के लिए उचित पोजिशनिंग में बैठने के सहायक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं ताकि बच्चों की स्थिति में सुधार हो, वह आराम से पढ़ाई कर सकें। हैंडलिंग तकनीकी में शारीरिक गतिविधियाँ और कक्षा कार्यों में सहयोग देने के लिए हैंडलिंग तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। मॉड्यूल 3 जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एंड अदर डिसेबलिंग कंडीशन। 3.1 है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो कई प्रकार की विकलांगताएं या फिर बहुविकलांगताएं हम बोल सकते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का अर्थ और वर्गीकरण क्या? तो अर्थ जो है, मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति में दो या दो से अधिक, ठीक है, क्या है, दो से अधिक शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार की विकलांगताएं जो उनके जीवन की गुणवत्ता और कार्य क्षमता को प्रभावित करती हों। इसमें एक विकलांगता का असर दूसरे विकलांगता के प्रभाव के असर को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति में मानसिक विकलांगता के साथ साथ शारीरिक विकलांगता हो सकती है। ये मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाती है। ठीक है। तो अब वर्गीकरण देख लेते हैं। शारीरिक और मानसिक विकलांगता का संयोजन, जिसमें शारीरिक विकलांगताएं जैसे एम्पुटी, पोलियो, या मानसिक विकलांगताएं जैसे बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म एक साथ पाया जाता हो। दृष्टिहीनता और श्रवणहीनता, जब किसी व्यक्ति को दृष्टिहीनता और श्रवणहीनता जैसे डेफ ब्लाइंडनेस दोनों में समस्याएं होती हैं तो कई विकलांगता, मतलब इसको मल्टीपल डिसेबिलिटी के रूप में जाना जाता है। दृष्टिहीनता और मानसिक विकलांगता, इसमें किसी व्यक्ति को दृष्टिहीनता के साथ साथ मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो उनको शैक्षिक और सामाजिक जो उनके शैक्षिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। संचार विकलांगता और मानसिक विकलांगता, कुछ व्यक्तियों को कम्युनिकेशन करने में समस्या होती है, जैसे स्पीच डिसेबिलिटी, और साथ ही मानसिक विकलांगता भी हो सकती है। ये भी मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाती है। शारीरिक विकलांगता और बौद्धिक विकलांगता, जिसमें फिजिकल व्यक्ति शारीरिक विकलांगता के साथ साथ जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी के साथ मानसिक विकास में देरी, या स्पाइना बाइफिडा या अन्य विकलांगताएं, तो जैसे हाथ पैर की कमजोरी के साथ साथ बौद्धिक विकलांगता भी हो सकती है। ये सारी मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाती हैं। 3.2 है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड एसोसिएटेड कंडीशन सच एज एपिलेप्सी, मोटर एंड सेंसरी कंडीशन। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी का संयोजन और संबंधित स्थितियाँ, कई या बहुविकलांगताएं तब होती हैं, ये कई विकलांगताएं, तो इसको आप बहुविकलांगताएं लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कई विकलांगताएं तब होती हैं या बहुविकलांगताएं तब होती हैं जब एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विकलांगताएं होती हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित में कुछ सामान्य समायोजन और उनके साथ जुड़ी हुई स्थितियां होती हैं, जैसे मानसिक विकलांगता प्लस मांसपेशियों की कमजोरी,
मोटर डिसेबिलिटी संयोजन क्या होता है, व्यक्ति को मानसिक विकलांगता जैसे बौद्धिक विकलांगता के साथ साथ शारीरिक विकलांगता जैसे मांसपेशियों की कमजोरी या सीपी हो सकता है। पक्षाघात का मतलब सीपी, सीपी को हिंदी में सेरेब्रल पैल्सी को पक्षाघात बोलते हैं। संबंधित कठिनाइयाँ, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई होती जैसे चलना, बैठना या खड़े होना। दूसरा है दृष्टिहीनता प्लस श्रवणहीनता, सेंसरी डिसेबिलिटी संयोजन इसका क्या हो सकता है, व्यक्ति को दृष्टिहीनता और श्रवणहीनता दोनों हो सकती है। संबंधित स्थितियाँ क्या होती हैं, इससे व्यक्ति की संचार क्षमता और दैनिक जीवन के कार्यों में कठिनाई हो सकती है। शिक्षा और सामाजिक सहभागिता में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बौद्धिक विकलांगता प्लस ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्लस ऑटिज्म हो सकता है। संयोजन इसमें व्यक्ति को बौद्धिक विकलांगता के साथ साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो सकता है। संबंधित स्थितियां क्या होंगी, ऑटिज्म के कारण सामाजिक और संचारात्मक समस्याएं उत्पन्न होती है, जबकि बौद्धिक विकलांगता शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास में देरी कर सकता है। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, मतलब सामाजिक और कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है, उसके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास की वजह से देरी भी हो सकती है। 4 है मानसिक विकलांगता प्लस मिर्गी, इपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। संयोजन क्या है, मिर्गी के दौरे की और मानसिक विकलांगता दोनों हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दौरे आते हैं और साथ में मेंटल रिटार्डेशन भी, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है। संबंधित स्थितियाँ क्या होती हैं इसकी, मिर्गी के दौरे व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसके कारण व्यक्ति को अचानक होने वाले दौरे और शारीरिक गतिविधियों में समस्याएं हो सकती हैं। 5th है शारीरिक विकलांगता प्लस मानसिक विकलांगता प्लस मिर्गी। इसमें व्यक्ति को शारीरिक विकलांगता जैसे व्हीलचेयर पर निर्भरता, मानसिक विकलांगता और मिर्गी जैसे समस्याएं हो सकते हैं। संबंधित समस्या स्थितियाँ क्या होंगी इसकी, ये संयोजन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसमें इलाज और सहायता की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर तरीके से सक्षम बना सके या जी सके। नेक्स्ट है शारीरिक विकलांगता प्लस संज्ञानात्मक विकलांगता, मोटर डिसेबिलिटी प्लस कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इसका संयोजन क्या होगा, मतलब इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी प्लस इनको फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी में मांसपेशियों की कमजोरी या अम्पुटेशन, हाथ पैर का मतलब कटना हो सकता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास जैसे मस्तिष्क में गड़बड़ी हो सकती है। संबंधित स्थितियाँ क्या होती हैं इसमें, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कार्यों में बाधा आ सकता है। ये संयोजन शिक्षा, शारीरिक गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता में गंभीर प्रभाव डालती हैं। स्पाइना बाइफिदा जो है इसमें इसके साथ साथ प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी संयोजन क्या होगा, स्पाइना बाइफिदा जो है जिससे व्यक्ति की शारीरिक विकलांगता जैसे पैर की कमजोरी, असमर्थता और बौद्धिक विकलांगता में सामाजिक संज्ञानात्मक देरी हो सकती है। संबंधित स्थितियाँ क्या होंगी, इसके संयोजन के कारण मतलब 2 डिसेबिलिटी हैं तो उसकी गतिविधियों में सहायता और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता होती है। 8 है मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्लस मानसिक विकलांगता। तो इसमें संयोजन जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो मांसपेशियों को कमजोर कर सकती है और बौद्धिक विकलांगता कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिले कर सकती है। संबंधित स्थितियाँ क्या होंगी, इसमें जो भी एक्टिविटी होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी उसको करने में कठिनाई होगी, और जबकि मानसिक विकलांगता और संज्ञानात्मक विकास की वजह से एजुकेशन डिले हो जाएगा। 3.3 है अदर डिसेबलिंग कंडीशन सच एज लेप्रोसी क्योर्ड, स्टूडेंट ट्रबस, स्कोलेरोसिस एंड मल्टीपल स्कोलेरोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं अन्य विकलांगताएं, कुष्ठ रोग, ट्यूबरोस स्कोलेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कुष्ठ रोग है, तो कुष्ठ रोग की परिभाषा देखते हैं। कुष्ठ रोग जिसे हेंस डिजीज भी कहा जाता है या हैंसेन डिजीज भी कहा जाता है, एक दीर्घकालिक बैक्टीरिया संक्रमण है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबे समय तक चलता है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें तंत्र जो स्किन है वो प्रभावित होती है।
CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम श्वसन प्रणाली और आंखों को प्रभावित कर सकता है। ये रोग हांसेंस बैक्टीरिया के कारण होता है। लक्षण क्या होते हैं इसमें? त्वचा पर जो स्किन होती है उस पर धब्बे और घाव होते हैं। नसों में नुकसान के कारण अंगों में सुन्नता और कमजोरी, मतलब जो अंग होते हैं वो सुन्न रहते हैं या कमजोर रहते हैं। मांसपेशियों की कमजोरी और विकृति होती है। आंखों में समस्याएं जैसे दृष्टिहीनता हो सकती है। उपचार क्या है? कुष्ठ रोग का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। समय रहते उपचार से रोगी को ठीक, मतलब जो भी रोगी है वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में विकलांगता स्थायी हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है, मतलब दवाओं से भी नहीं ठीक किया जा सकता है। संबंधित स्थितियाँ क्या होंगी? कुष्ठ रोग के इलाज के बाद कुछ छात्रों को शारीरिक विकलांगता जैसे हाथ पैर की कमजोरी या संज्ञानात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं। ट्यूबरोस स्क्लेरोसिस, इसकी परिभाषा क्या है? ट्यूबरोस जो है स्क्लेरोसिस एक अनुवांशिक स्थिति है, हेरिडिटी है, जिसमें शरीर में ट्यूमर गांठें बनते हैं, जिसमें ट्यूमर दिमाग में, दिल में, गुर्दे में, त्वचा सहित कई अंगों में विकसित हो सकते हैं। जैसे इसके लक्षण है मानसिक विकास में देरी, दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं, त्वचा पर धब्बे या गांठें होती हैं, मांसपेशियों की कमजोरी, आँखों और गुर्दों में समस्याएं हो जाती हैं। उपचार क्या है? इसका इलाज में दौरे को नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। कभी कभी सर्जरी या ट्यूमर को निकालने की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं? मानसिक विकलांगता और शारीरिक समस्याओं के कारण शिक्षा और सामाजिक समावेश में कठिनाइयाँ होती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है MS, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये बहुत ही लंबे समय तक ये रोग चलता है। इसमें जो CNS होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसको प्रभावित करता है। इसमें तंत्रिकाओं को चारों ओर, मतलब जो तंत्रिकाएं होती हैं उसके चारों ओर सुरक्षा परत मैलिन का शरण होता है। इसमें तंत्रिकाओं के बीच संदेशों का संचार बाधित होता है, मतलब जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, उसका मतलब वो बाधित होता है। लक्षण क्या होते हैं? मांसपेशी और कमजोरी में और ऐंठन होती है। दृष्टि समस्याएं या जो मतलब वो धुंधला दिखाई देता है। चलने में कठिनाई होती है। मानसिक और शारीरिक थकावट होती है। संतुलन और समन्वय की समस्या होती है। उपचार क्या हो सकता है इसका? कई स्थायी इलाज, मतलब इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयाँ लक्षणों को नियंत्रित करने और रोग की प्रगति को धीमा करने में मदद करती हैं। मतलब ये जो लक्षण हैं उनको कंट्रोल करते हैं या स्लो कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी और सहायक उपकरण से शारीरिक कार्यों को बेहतर किया जा सकता है। अब इसकी जो संबंधित स्थितियां हैं वो क्या हैं? तो शिक्षा और सामाजिक समावेश में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये रोग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभाव डालता है। 3.4 है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज, परसेप्चुअल रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें हम मल्टीपल डिसेबिलिटी में ये देखते हैं कि मतलब इससे संबंधित जो शैक्षिक कठिनाइयाँ हैं, संज्ञानात्मक पढ़ाई, लेखन और गणित की समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ हैं जो हैं समझने में कठिनाई हो सकती है। स्पष्टता में कठिनाई, मतलब पढ़े गए जो विचार होते हैं वो सही ढंग से समझने में दिक्कत होती है। मस्तिष्क की प्रक्रियाओं में मंदता, जैसे मानसिक विकलांगता के कारण संज्ञानात्मक प्रोसेस जो होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, वो धीमी हो सकती हैं, जिससे जानकारी को जल्दी समझने और उपयोग करने में कठिनाई होती है। दूसरा है पढ़ाई में कठिनाई, रीडिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, पढ़ने में बाधाएं, स्वतंत्र रूप से, मतलब अकेले स्वतंत्र रूप से पढ़ने में समस्या हो सकती है, जैसे छोटे अक्षर को पहचानने, शब्दों को जोड़ने में कठिनाई हो सकती है। स्पष्टता में कमी हो सकती है, जैसे लेखन की शैली, शब्दों को का जो सही उपयोग है उसको समझने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेखन में कठिनाई, राइटिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। हस्ताक्षर और लेखन में समस्या, मांसपेशियों की कमजोरी जैसे एम्पुटी है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण बच्चे सही ढंग से लिखने में परेशानी होती है। सोचने और लिखने में देरी होती है। मानसिक विकलांगता के कारण बच्चों को विचारों को स्पष्ट रूप से लिखने में समस्या होती है। शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे
अगर अंगों या हाथों में कमजोरी हो तो लेखन में शारीरिक मुश्किलें उत्पन्न होती हैं। गणित में समस्याएं, जो भी गणित की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उनको समझने में कठिनाई होती है। जो उनके सिद्धांत हैं, फॉर्मूला हैं, उनको समझने में कठिनाई होती है। गणना में देरी, मतलब संख्याओं की पहचान नहीं कर पाते, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने में कठिनाई होती है। गणित कार्यों को लागू करने में कठिनाई, जैसे समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गणित कार्यों का वास्तविक जीवन में लागू करने में मुश्किल हो सकती है। 3.5 है implication of functional limitation for educational and creating prosthetic environment in school and home, sitting arrangement, positioning and handling techniques, set home and school। मतलब फंक्शनल लिमिटेशन का इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं, घर पर किस तरीके से प्रोस्थेटिक इन्वायरमेंट और स्कूल में किस तरीके से प्रोस्थेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पोजिशनिंग हो गया, हैंडलिंग टेक्निक्स हो गया, उसको घर पर कैसे लगा सकते हैं। तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए पूछा गया है, हर उसका अलग है। मतलब जैसे आपने एम्पुटीज़ का पढ़ा, सीपी का पढ़ा, वो सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो इस पे सबसे पहले शैक्षिक दृष्टिकोण में कार्यात्मक सीमाएं, मतलब फंक्शनल लिमिटेशन इन एजुकेशन क्या हो सकता है। संचलन में कठिनाई, जैसे शारीरिक विकलांगता के कारण अगर बच्चों को कक्षा में सही स्थान पर बैठने के लिए या उठने के लिए सही स्थान नहीं मिल सकता, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होती है, तो उनको समस्या होती है। तो उनके लिए अच्छा वो मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी करनी चाहिए, एडजस्टेबल करनी चाहिए, ताकि उसमें कंफर्टेबल वो बैठ सकें। सामाजिक और मानसिक समस्याएं, मानसिक विकलांगता और संज्ञानात्मक समस्याओं के कारण बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई होती है, जैसे शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दृष्टि और श्रवण समस्याएं, जिसमें दृष्टिहीन या श्रवणहीन के कारण बच्चों को शैक्षिक सामग्री को समझने में परेशानी हो सकती है। स्कूल और घर में सहायक वातावरण किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए एक सहायक वातावरण तैयार करना, ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के बावजूद उन्हें शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर मिल सके। बैठने की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, जैसे सहायक सीटिंग है, बैठने की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे रोलिंग चेयर है, मतलब मूवमेंट करती हुई, या व्हील चेयर, ताकि वह आसानी से अपने कार्य को कर सके। समायोजित ऊंचाई होनी चाहिए, ज़्यादा नीची भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्थिति के अनुसार मेज और कुर्सियों की ऊंचाई को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। सहायक उपकरण जो है, बैठने के दौरान शारीरिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेष तकिए, गद्दे या अन्य सहायक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। स्थिति और समायोजन, पोजिशनिंग, सही स्थिति का चयन, बच्चों के लिए सही शारीरिक स्थिति निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे शारीरिक रूप से आरामदायक हो और उनकी शारीरिक विकलांगता का प्रभाव कम हो सके। पारदर्शिता की व्यवस्था, मतलब बच्चों को पढ़ने और लिखने के दौरान शरीर की सही स्थिति की आवश्यकता होती है, ताकि वे अधिकतम आराम से काम कर सकें और उनकी मांसपेशियों और जोड़ों को राहत मिले। समय समय पर पुनः स्थिति बदलना, बच्चों को लंबे समय तक एक ही स्थिति में नहीं रहने देना, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से स्थिति बदलने की आवश्यकता होती है। हैंडलिंग तकनीक जो है, इसमें मूलभूत हैंडलिंग, शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए सही तकनीकी का पालन करना चाहिए, ताकि उनको शारीरिक स्थिति में कोई चोट ना लगे। जैसे हैंडलिंग उपकरण है, व्हील चेयर, सहायक उपकरण या उठने वाली बेल्ट का सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ ना हो। ध्यान और सावधानी बरतनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस, बच्चों के लिए सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर हो गया, रोलिंग डेस्क हो गई, विशेष रूप से डिजाइन की गई कक्षाएं होगी जो यू शेप में होती हैं, उनके आवश्यकता के अनुसार होती हैं। अन्य उपकरण जो गतिशीलता और शैक्षिक सक्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो अभी आपका कंप्लीट हो गया 3 यूनिट तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी 4 और 5 यूनिट। तब तक के बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके अभी तक कोई भी, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने वीडियो देखी, इसलिए मुझे बहुत कम किसी का भी कमेंट नहीं आया है। तो अगर कमेंट आता है, आपको कन्फ्यूज़न होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने
के लिए मैं आपकी किसी भी काम आ सकूं, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि सबका काम हो सके, सभी देख सके और सभी अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर सकें। थैंक यू सो मच एंड शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।